Okay, so students, am I audible to you? Let me know बच्चों, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है? Can you all listen to me? Okay, good students. Audible ना, ठीक है? Okay. Good evening, शिव कन्या, धीरज. Okay. बच्चों हम लोग थोड़ा वेट करेंगे ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, ठीक है? So that all can join. ओके, लेट्स वेट. तो मैं यहाँ पर बच्चों ग्रुप में अभी शेयर कर देता हूँ क्लास का, ठीक है, ताकि और बच्चे ज्वाइन कर लें. Just 1 second, okay? Okay, just wait for a while. Okay, so लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों हमारा लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ याद है आप लोगों को? व्हाट वी हैव लर्नड इन अवर लास्ट क्लास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. लास्ट टॉपिक बच्चों, अपना लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, किसी को याद है? मुझे कमेंट करके बता देना. डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी गुड. 1 second. हाँ बच्चों, जस्ट 1 second. ओके, फाइन. तो बच्चों मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है? इट्स ओके जयश्री. और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दिए हैं, है ना? तो बच्चों असाइनमेंट्स आप लोग कर लेना, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम जाती है असाइनमेंट्स में तो मुझे बताना. हालांकि सॉल्यूशंस ऑलरेडी अटैच्ड हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है? आज हम लोग एक्चुअली में नए टॉपिक पर आने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है, पहला तो हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में, जो कि सभी बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और फिर हम हमारा जो दूसरा टॉपिक आज की क्लास में रहेगा वो रहेगा वन डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन. दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. मैथमेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है वो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी बच्चों को पहले से पता है, ठीक है? बेसिक मैथमेटिक्स बच्चे सभी लोग जानते हैं. तो मैं यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं आपसे ऐसे, एफ यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, और यू आर डूइंग, यू हैव ऑलरेडी डन योर बीएससी, सो दैट्स व्हाई आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि आपसे बेसिक मैथमेटिक्स आती है, ठीक है? ओके सर, वेलकम अंकित. तो 1 सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो होता क्या है कि, हाँ समृद्धि,
देखो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल मैथमेटिक्स होती है, कुछ ऐसी चीज होती है मैथ्स की जो ज्यादा यूज होती है ना। ऐसी तरह से बच्चों क्लासिकल मैकेनिक्स भी एक ऐसी मैकेनिक्स है जिसमें मैथमेटिक्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ वो हिस्सा क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स में या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मैथमेटिक्स का जो पार्ट बहुत ज्यादा यूज होता है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। सो इट इज हाईली यूज्ड, ठीक है। फिर जो दूसरा हाईली यूज्ड होता है हमारा यहाँ पर वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। तीसरी जो चीज आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे साइन का, कॉस का, सर्कल का, हाइपरबोला का, पैराबोला का, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हमें मैथ्स इसमें और किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैट्रिक्स की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। मैट्रिक्स की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। मैट्रिक्स की जरूरत आपको पड़ेगी आपका इनर्शिया जब हम पढ़ेंगे, रिलेटिविटी में पढ़ सकती है, ठीक है। और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ऑस्लेशन में, स्मॉल ऑस्लेशन में, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिक्स से ज्यादा यूज अपने में है नहीं। मैथ्स का इसमें और यूज जो है अपना, ठीक है। आई थिंक दिस इज द मेजर थिंग्स जो हमें यूज होती हैं। बाकी फंडामेंटल मैथ्स तो सबसे आती है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है बच्चों, देखो मैंने आप लोगों के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को मैथ्स आती है और उतनी मैथ्स आती है जितनी मैं आपको बताऊंगा भी, है ना। तो मैं ज्यादा टाइम मैथ्स में नहीं दूंगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लूंगा आपसे, आप बस उसके आंसर दे देना, दैट विल फिनिश अवर दिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें एक और है जो मैं भूल गया बताना, अब मुझे याद आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे। आपको यहाँ पर अलग से मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैथ्स आपने पढ़ रखी है वो सफिशिएंट है। जो हम स्पेशली जो हम मैथ्स यूज करते हैं वो हम आपको बता देंगे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस वगैरह होते हैं हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो उसकी अलग से चिंता नहीं करनी है, जैसे जैसे आप पढ़ते चलोगे। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत यूज होती है, ठीक है। इसका भी बहुत यूज होता है, ठीक है। सीरीज का यूज होता है, ठीक है। इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो एस आई नो यू नो बेसिक थिंग्स, ठीक है। सो लेट मी जस्ट आस्क यू सम क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। मैं आपसे कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन करूंगा और हम देखेंगे कि आप उनके आंसर्स दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आप लोगों के लिए है वो आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये किस चीज का लाइन है, इसका इक्वेशन क्या है, बता सकते हैं। ये जो लाइन है ये किस, इसका इक्वेशन क्या है, आपको बताना है कि जो लाइन हमने ड्रॉ की है अप्रोक्सीमेटली इसका इक्वेशन क्या है। धीरज, ओके गॉट योर आंसर। और बाकी लोग, वेरी गुड आंसर, ठीक है, वेरी गुड। बच्चों ये है हमारा y इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, वेरी गुड आंसर, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉड x, तो देखो इसका क्या होता है, y इक्वल्स टू मॉड x का मतलब होता है x, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू x अगर x ग्रेटर देन 0 हो, एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस x जब x हमारा लेस देन 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि फंक्शन आखिर प्लॉट कैसे होगा, ठीक है।
तो देखो, लेट मी जस्ट प्लॉट इट। जो हम x को 0 करेंगे और हम यहाँ देखते हैं y की वैल्यू 0 आती है। हम x को कर देते हैं -2, y की वैल्यू नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा -2 इक्वल्स टू +2। y x की वैल्यू रख दो, ठीक है, 2, y इक्वल्स टू हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू। तो चलो अगर मैं इतने ही पॉइंट्स ड्रॉ कर दूं, ठीक है, वेलकम सूरज। अगर मैं इतने ही पॉइंट्स ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे कि एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, और इन्हें जोड़ने से मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है। ठीक है बच्चों, नो नो नो, कोई पॉज नहीं है, ठीक है, क्लियर, चेक इट। समझ में आया आपको? ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, चलो, मुझे मालूम है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है, कि y इक्वल्स टू, गुड गुड, ax प्लस बी, ये किस चीज का इक्वेशन है? हाँ अनिकेत, हो सकता है ये किस चीज का इक्वेशन है बताइए? विच ग्राफ, ये किस ग्राफ का इक्वेशन है? y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वेरी नाइस। इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ऑल्सो। यहां पर, वेरी गुड, यहां पर जो m है दैट इज कॉल्ड स्लोप, इसकी वैल्यू होती है dy अपॉन dx, ठीक है। और आपका जो ये जो c होता है दैट इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर मैं इसे प्लॉट करूंगा तो ये हमारा हो गया c, ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज c, ठीक है, और यहाँ हो गया, ये हमारा हो गया थीटा, और थीटा इक्वल्स टू tan थीटा जो होता है हम उसी को कहते हैं m, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। ओके, स्मिता बोल रहे हैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेट मी नो व्हाई। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो है आपका थीटा हो गया, तो ये जो थीटा है दैट इज थीटा इक्वल्स टू है यहाँ पर tan इनवर्स m, ठीक है, 1 सेकेंड, tan इनवर्स m, ठीक है। सो यू ऑलमोस्ट, यू ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पर स्मिता मुझे बोल रही हैं कि इनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेट मी टेल हर, ओके, लाइव क्लासेस। स्मिता का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, शायद उनको रिफ्रेश करना होगा। मैं आगे चलता हूँ बच्चों। जिस तरह से मैंने आपको अभी ये बताया कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, दरअसल इसी तरह से बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो आना चाहिए आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करूंगा ग्राफ की, हर एक बच्चे को वो बुक से पढ़ना चाहिए, वो है अमित एम अग्रवाल की प्ले विथ ग्राफ्स। आपने उस बुक का नाम सुना भी होगा, प्ले विथ ग्राफ्स। बच्चों ये बहुत ही शानदार बुक है अमित एम अग्रवाल सर की। कहीं जगह, कुछ कुछ जगह पर मुझे लग रहा है कि लोगों का इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो हो सकता है, बट बाकी मेरी तरफ से तो सब अच्छा चल रहा है, ठीक है बच्चों। सो प्ले विथ ग्राफ्स जो है एक बहुत अच्छी बुक है जो आती है, जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब चलो मैं आगे चलता हूँ बच्चों। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है, ठीक है, ये किस चीज का इक्वेशन है? आप बता सकते हैं बच्चों, ये किस चीज का इक्वेशन है, ये किस ग्राफ का इक्वेशन है?
कैन एनीवन टेल मी जस्ट अप्रोक्सीमेटली ये किस चीज का इक्वेशन है, इसका नाम क्या है? इस ग्राफ का ना एक पर्टिकुलर नाम है, वो क्या है? पैराबोला। वेरी गुड, पैराबोला, वेरी गुड। ठीक है। और बच्चों ये इक्वेशन जो लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये ये इक्वेशन किसका है? ये किस ग्राफ का इक्वेशन है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किस ग्राफ का इक्वेशन है? पैराबोला, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड आंसर। ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली में इन जनरल, ठीक है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, जो इस टाइप का होता है, वो पैराबोला ही होता है। ठीक है, दैट इज पैराबोला इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, हमारी जो हम जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं v इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका ग्राफ अक्सर आप देखना पैराबोलिक होता है ना, दैट इज यूजुअली पैराबोलिक इन नेचर। You might have seen that many times. Now students, it's okay, I understood that you know that thing. ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं और क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ बच्चों। x y इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये किस ग्राफ का इक्वेशन है बताइए? ये किस ग्राफ का इक्वेशन है y x इक्वल्स टू कांस्टेंट? या लिख सकते हैं y x y इक्वल्स टू c, ये किसका इक्वेशन है? एक वेल नोन क्वांटिटी है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वेरी गुड आंसर, इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि y जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, मतलब हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू रिड्यूस होती है, लाइक दिस। सो इट जस्ट गोज लाइक दिस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों, ग्राफ्स वगैरह आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। ठीक है, कुछ चीजें मैं और पूछ लेता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये किस ग्राफ का इक्वेशन है? ये किस ग्राफ का इक्वेशन है बच्चों, थोड़ा बताना। ओके, हाइपरबोला, या वेरी गुड। अगर मैं यहीं पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा एलिप्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी कर दूं तो यही बन जाएगा सर्किल। ठीक है, तो बच्चों ये है कि आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब दैट इज द सर्किल विथ सेंटर, सर्किल हैविंग सेंटर, इसका सेंटर क्या रहेगा? ओरिजिन रहेगा। ठीक है, ओके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। मैंने अभी बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं बताई है, बट जो चीजें यूज बहुत होती हैं बस उनके बारे में आपको एक बात बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। वैसे मेरी जो बुक है, मैं यहाँ पर आपको अपनी बुक का जो पीडीएफ है वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी सबसे पहली, हमारा बुक का जो चैप्टर है वो मैंने लिखा हुआ है बेसिक मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, है ना। आप लोग ये जो है इससे आप लोगों को अपनी कॉपी में जो मैंने अपलोड की है कोर्स में उससे पढ़ लेना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बेसिक मैथ्स के सारे फॉर्मूले जो हैं लिस्ट आउट कर रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, देन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस, ठीक है, देन आई हैव लिस्टेड आउट इंटीग्रेशन,
ठीक है। देन आई हैव लिस्टेड आउट लॉट्स ऑफ फॉर्मुलेज आई हैव लिस्टेड आउट। ये फॉर्मुले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इनका आपको लिस्ट, इनको आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब इनको हम अलग से एक एक करके रीड करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसका कोई फायदा होना नहीं है अगर हम अलग से इन्हें रीड भी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बच्चों को पहले से ही पता रहती है, ठीक है। सो आई एम जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा। क्या होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। सो जस्ट लेट मी टेल यू कि ये होता क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ है अपने पास, मान लीजिए ये इस टाइप का कोई ग्राफ है, तो कोई भी जो पॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो जो ये होता है आप देख सकते हो ये लाइक दिस है ना, ये कुछ इस तरह से है, आप देख लो, है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये हो गया हमारा x, ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन होती है जो उसे सिर्फ टच करती है, उसे अपन कहते हैं टेंजेंट। उसे अपन क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और एक टेंजेंट को अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर ये एक एंगल बनाती है। इस एंगल को अगर हम इस एंगल का ये निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होता है, ठीक है। और जहां पर अगर अपन हाईएस्ट पॉइंट पर चले जाएं और अगर हाईएस्ट पॉइंट पर देखें कि क्या चल रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये टेंजेंट क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर ग्राफ क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या है, मैक्स है। तो ग्राफ जहां पर मैक्स होता है वहां पर क्या होता है, हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मतलब यहाँ थीटा इक्वल टू जीरो होता है, जिसके कारण हमारा टेन थीटा जीरो हो जाता है, जिसके कारण डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर मैक्सिमम होता है, या ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर हमारा ग्राफ मैक्सिमम होता है, ठीक है, जहां पर हमारा ग्राफ मैक्सिमम होता है वहां पर उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर जीरो होता है। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने से वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पर ये क्या है, ठीक है, जहां पर ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। सो वी विल गेट दैट पॉइंट जहां पर ये मैक्सिमम है। ठीक इसी तरह से अगर हम, ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही स्थिति खड़ी होती है, जहां पर टेंजेंट पैरेलल है तो यहाँ पर भी थीटा जीरो है, और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ठीक है, कि डी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, टेंजेंट जीरो है, ठीक है, टेन थीटा यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा दिस थिंग, आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स को सॉल्व करने से ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन होती है, ठीक है। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्रू आउट योर मैकेनिक्स दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, ठीक है। कई बार ग्राफ में ऐसा होता है कि हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, तो अगर हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का है तो इसमें सिर्फ मैक्सिमा ही रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमा है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से सिर्फ मैक्सिमा ही मिलेगा, फिर मिनिमा नहीं मिलेगा, है ना। अगर ऐसा है तो कि अगर हमारे ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमा ही है, मिनिमा नहीं है, तो फिर इसको सॉल्व करने से सिर्फ मैक्सिमा ही मिलेगा, ठीक है। समृति आप बोल रहे हैं थीटा जीरो क्यों होगा, देखो यहाँ देखो, मैं एक बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए। सो फाइन, ठीक है। सो आई थिंक दिस लाइन ज्यादा मोटी हो गई है, ठीक है। बता देता हूँ मैं क्यों ऐसा हो रहा है। ओके फाइन, सी देखो क्या होता है, जैसे अपना ये ग्राफ है, ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक दिस। अब अगर आप यहाँ देखो, अगर मैं इस साइड इसमें देखूं, तो यहाँ से देखो, इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं, देखो देखो, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखो,
फिर ये देखो, और आप आगे और आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो ये जो है ना, जब आप इस पॉइंट पर जाओगे, ठीक है, तो आप खुद ही से ये बात नोट करो ना कि थीटा की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, होती जा रही है। इसमें जो करस्पॉन्डिंग थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो करस्पॉन्डिंग थीटा हमारा 0 हो जाएगा। अब आए समझ में? तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो थीटा होता है, जो कि जो ये टेंजेंट जो हमारा एक्स के साथ जो एंगल बनाती है वो 0 हो जाता है, ठीक है। और थीटा 0 होगा तो हमारा टेन थीटा भी 0 हो जाएगा, और टेन थीटा जो होता है dy/dx होता है ना। इट्स सिंपल, ठीक है समृद्धि, बेसिक मैथमेटिक्स है वो। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। इज दैट क्लियर टू यू? चेक, दोनों जगह पर जो सिचुएशन है वो सेम है, ठीक है, गॉट इट ना। देखो अब ये तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमा मिनिमा का सिस्टम क्या है। देखो अब मैं आपको मतलब बताता हूँ कि हमें ग्राफ देखकर तो पता चल रहा है कि यहाँ पर x नॉट पर ये मैक्सिमा है, वहीं पर अगर हम यहाँ पर x1 देख रहे हैं तो मिनिमा है। बट हमें अगर कैलकुलेशन के थ्रू करना हो तो हम ये कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेनी है, से x1 x2। अब अगर आप यहाँ इसको क्या करिए, इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है, d2f/dx²। तो अगर कहीं पर भी अगर अगर आप इसको मान लीजिए x1 पर निकालते हैं और यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं x0 बोल देता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो जहां पर ये क्या होता है, मैक्सिमा होता है, ठीक है, जहां पर ग्राफ आपका मैक्सिमा होगा, ठीक है, वहां पर इसकी जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। और जहां पर ये मिनिमा होता है, वहां पर इसकी जो वैल्यू होती है उस पॉइंट पर वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये चीज हम बहुत यूज करेंगे, आप लोगों को मुझे मालूम है पहले से भी पता है, ठीक है। सो बट ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ दिस, आई नो यू ऑलरेडी नो ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। ओके बच्चों, शुड आई प्रोसीड फर्दर? मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक है, आप इन्हें नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। गुड। अब बच्चों हम आ जाते हैं हमारा दूसरा, बहुत ही बड़ा किसी ने कमेंट रख दिया है, हु इज दैट? अनिकेत सर लाइफ में सामने इतना बड़ा आपने लिखा है पैराग्राफ। अच्छा ये मिस्टेक से चला गया है, ओके ओके फाइन। सो सर गलती से सॉन्ग के लिरिक्स सेंड हो गए, अब मैं इसको देख रहा हूँ, डिलीट करने का ऑप्शन कहीं है क्या? सो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। लेट मी चेक। इसमें तो सिर्फ ब्लॉक करने का ही ऑप्शन है, कुछ नहीं। ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। बच्चों अपन नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स का फिजिक्स में क्या यूज होता है, देखिए क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी ऐसी चीज है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, तो हम उसे वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है जब हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स क्या होता है, उसके पास एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम जो फोर्स होता है उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस जिनके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जिनके पास ये दोनों चीजें होती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, एक फोर्स इस तरफ लगाया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक फोर्स हमने इस तरफ लगाया, एक फोर्स इस पर हमने इस तरफ लगाया,
ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर बोल रहे हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो किस तरफ जाएगा, है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, मास पर दो फोर्सेस लगाए, एक तो इस तरफ लगाया और एक इस तरफ लगाया। अब ये जो मास m है F1 की तरफ जाएगा या F2 की तरफ जाएगा, है ना। अब हमें ये पता लगाना, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो निकालेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। हालांकि ये तो पता है कि वो फोर्सेस हैं, बट इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। तो इसका रिजल्टेंट हम निकालेंगे वेक्टर्स की मदद से, वेक्टर अलजेब्रा से। किससे निकालेंगे, वेक्टर अलजेब्रा की मदद से। तो वेक्टर अलजेब्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों से वेक्टर अलजेब्रा बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th क्लास में बच्चे ऑलरेडी वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेलकम अभिषेक, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में आप ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको वेक्टर से जुड़ा हुआ बता देता हूँ। वैसे मुझे मालूम है कि आप लोग वेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट फॉर्मूला। क्या होता है, एक बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। जैसे कि एक वेक्टर हमारा हो गया ए, है ना, दूसरा वेक्टर हमारे पास हो गया बी। अब अगर हमें ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हम हमारा इन दोनों के बीच से निकलता है। मतलब आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देना है, ठीक है, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट की का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। अब ये जो एंगल थीटा है ये कौन सा एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे अपन कहते हैं थीटा, ठीक है। ए और बी के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं थीटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जिस एंगल को हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, और ये वहां जब हम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ डिराइव नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। सो इट इज इक्वल टू होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है बच्चों, इसे थोड़ा नोट कर लेना, ठीक है। फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर मुझे बताइए, ठीक है। ओके, गुड गुड, नोट कर लिया, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों देखो, वेक्टर्स में अगर हम आगे चलें, हाँ अभिषेक श्योर, मैं आपको कमेंट पढ़ लेता हूँ आपने क्या लिखा है। सर मेरा एक डाउट था, वेक्टर सर एक सेकंड, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका थीटा है, बी कॉस थीटा। अल्फा तो हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर थीटा है ये, ठीक है, दैट इज थीटा, ठीक है। ओके, फाइन, सेव करने हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है आपने कि हम जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं सेम प्लेन में होने चाहिए, बट एज एन एग्जांपल हम क्यों, देखो अभिषेक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम जो ऐड कर रहे हैं ये वेक्टर्स क्या है, प्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर आप दो वेक्टर्स को ले रहे हैं तो दो वेक्टर्स को हम हमेशा प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे तो वो स्पेस में आ सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास ट्रिपलेट प्रोडक्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो हम उन्हें हमेशा क्या हो सकता है, प्लेन में रख सकते हैं, दोनों को मिलाकर एक प्लेन में रखा जा सकता है अगर दो वेक्टर्स हैं तो। हाँ, बट अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, चार वेक्टर हैं, तो फिर वो जरूरी नहीं कि प्लेन में होंगे, फिर जरूरी नहीं कि वो कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर्स जो है वो हम उन्हें चाहें, अगर वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हम उन्हें एक प्लेन पर रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्लेन है तो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, आराम से वो प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी जस्ट गो फर्दर। अब देखो, जो वेक्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेक्टर अलजेब्रा आप लोगों को मालूम है क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब मैं इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। आई विल जस्ट बी प्रोसीडिंग फर्दर। ये मैं आपको कुछ चीजें यहाँ जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि
हमारी मैकेनिक्स में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ जहां पर इनका यूज होता है, ठीक है। देखिए बता रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। बट 1 सेकेंड अभिषेक, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ओके सो 1 मिनट, ठीक है फाइन। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट तो सभी लोग जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो सभी लोग जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। और एन इज ए यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर जो होता है वो ए और बी का परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर ए ये है और बी ये है ना, और दैट इज थीटा, तो एन जो है होगा वो इन दोनों का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो रोटेशन होता है, ठीक है, वो ए से बी की तरफ हो रहा है और हेड्स आउटवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। देखो अब डॉट प्रोडक्ट्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो एफ डॉट डी एस, एफ डॉट एस, ठीक है। अगर हमें पावर निकालनी हो तो एफ, तो ये होता है एफ डॉट वी, ठीक है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ये होता है पी डॉट ई, ठीक है। इंटरेक्शन एनर्जी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का, और अगर उसको इलेक्ट्रिक, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख देते हैं तो, ठीक है। इसी तरह से अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो इंटरेक्शन एनर्जी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मुझे फ्लक्स निकालना है तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा जगह पर डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के भी अपने यूज है, जैसे टॉर्क आर क्रॉस एफ, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटा आर क्रॉस पी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लॉरेंस फोर्स की बात करें तो ये होता है क्यू बी क्रॉस बी। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, इनके अपने अपनी जगह पर एप्लीकेशंस हैं। और वेक्टर्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना वेक्टर्स के न्यूटोनियन मैकेनिक्स करना बहुत कठिन है। तो वेक्टर्स सभी लोगों से आते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स पर और ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है। और जिन लोगों को रिवीजन करना हो तो मैंने कंटेंट अपलोड कर दिया है, ठीक है बच्चों। मैथमेटिक्स पर और ज्यादा बात करने की जरूरत तो नहीं है ना। इन बिटवीन हम जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो वो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा भी, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। मैं बीच बीच में आप लोगों को मैथमेटिकल पॉइंट्स बताता रहूंगा जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज करते हैं। जनरल मैथमेटिक्स आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करना है। जनरल मैथमेटिक्स यू ऑलरेडी नो, ठीक है, तो वो आपने जितनी पढ़ी है वो सफिशिएंट है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, आगे चलूं मैं, ठीक है, शुड आई प्रोसीड फर्दर, ठीक है, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू सम क्वेश्चंस, ठीक है। गुड गुड वेरी गुड। पहला क्वेश्चन ना दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, आ रहा है। आई थिंक इट इज हैज नॉट लोडेड, लोड नहीं हुआ अभी तक, है ना। 1 सेकेंड, चेक करते हैं। ओके, अभी आ गया है, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन करना है आपको अभी।
जिसका आंसर आ जाए मुझे बता देना। ये क्वेश्चन है CSIR का दिसंबर 2014 का, ठीक है। सभी लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रिजल्टिंग रिलेटिव परसेंटेज अनसर्टेनिटी, है ना, ये निकाल लिए। मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स यहाँ साइड में दूंगा जिसकी मदद आप लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो चीज हम कहते हैं, जो जो ए हमने जैसे यहाँ लिखा है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज द चेंज इन ए, है ना। ए में जो चेंज आया दैट इज द चेंज इन ए, ठीक है। ए में जो भी चेंज आ रहा है इसको आप लोग अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो, ठीक है। समटाइम्स इट इज आल्सो रिफर्ड एज अनसर्टेनिटी, ठीक है। और अगर हम ए को उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से, जो भी एक ए में जो भी एरर है या उसमें जो चेंज है उसको मेजरमेंट करने में, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू से अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बनता है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं फ्रैक्शनल। जैसे आप मान लीजिए आपने ए को मेजर किया और उसमें जो मेजरमेंट में जो एरर हो रही है, पॉसिबल जो एरर है मेजरमेंट की, अगर वो डेल्टा है तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है परसेंटेज एरर। और आप बगल में यहाँ पर परसेंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट राइट 100%, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। सो आई थिंक आप लोगों के लिए क्वेश्चन इतना इतना जो मैंने हिंट दिया है ये सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। फ्रैक्शनल एरर और ये परसेंटेज एरर है, ठीक है, या रिलेटिव परसेंटेज एरर भी कह सकते हो इसी को। बहुत ही बेसिक लेवल का है क्वेश्चन है। ओके अभिषेक, ठीक है, अभिषेक बताता हूँ मैं, ठीक है। ओके, क्या बात है बच्चों, बहुत सही, ठीक है। आप लोगों का आंसर सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों ने सही आंसर दिया था। हम इस इमेज को छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा मैं सॉल्व करके अब आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। जिनका भी गलत हुआ था थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ ए विस्कस ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फेरिकल पार्टिकल इन लिक्विड, ठीक है, द फोर्स इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग। तो जो फोर्स है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/3 के, ठीक है। ओके देन v इज मेजर्ड टू बी, ठीक है, इन्होंने बताया v की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है विद द अनसर्टेनिटी। तो ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो दैट इज v, this is the uncertainty in v, that is delta v, ठीक है, error in v, the resulting relative percentage uncertainty। तो हमारा relative percentage uncertainty जो है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, सॉरी इन्होंने फोर्स में पूछा है, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100%, सो दैट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेथड फोर्स। अब
हमें एफ पर निकालना है, बट हमें दिया क्या चीज है इन्होंने, दिया हमें इन्होंने वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करते हैं जो बहुत ही वेल नोन ट्रिक है, और या मैं कह सकते हैं मेथड ही है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा CV1/3। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, अब मैं लॉग क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर वो आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एंड इट विल बिकम ऑब्वियस, ठीक है, बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको ना दोनों तरफ क्या करना है, डेरिवेटिव करना है डी। एंड आई नो दैट सभी लोगों को मालूम है कैसे करते हैं इसे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/f df, ठीक है। इसको चेंज नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। उसको डी चेंज इन कांस्टेंट इज 0, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 1/v dv। अब हम लोग अब अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, इसको dv को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा df/f, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं सिंपली डेल एफ अपॉन एफ, डेल एफ अपॉन एफ इंटू 100 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/v इंटू डेल वी इंटू 100। तो ये हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था। अब हमें यहाँ पर क्या है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो 1/3 इंटू कितना दिया है, 30 मिलीमीटर क्यूब दिया है ना, तो वो यूनिट्स कट जाएंगी, उसकी चिंता नहीं करना। ये 2.7 दिया है इंटू 2.7, तो मिलीमीटर क्यूब कट जाएगा दोनों तरफ से इंटू 100। अब आप लोग खुद ही सॉल्व करके देखो कि आंसर ऑप्शन डी आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक एंड लेट मी नो, आर यू गेटिंग योर आंसर और नॉट। आ रहा है आपका, सॉल्व करने पर 3% आ रहा है या नहीं आ रहा, बताइए मुझे। इट्स यू शुड गेट 3%, आ रहा है 3%, ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों ये तो क्लियर हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी इसको इस चैप्टर में क्या है बच्चों की, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग चैप्टर से हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो रहेंगे 2-3 कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टरों से कॉन्साइड करेंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। सर मैंने ऐसे नहीं किया था, लेकिन प्रिया देखो एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो आप ज्यादा हो तो हमें टेलीग्राम में भेज दो, जैसे आपने किया है, तो हम बता देंगे कि आपका अप्रोच सही है या नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट सेंड मी दैट इन टेलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो स्टूडेंट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंट दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया था अभी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आया था 2014 दिसंबर CSIR में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ हिंट्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसमें अर्थ में क्या पूछा है जी बच्चों, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो होता है फोर्स अपॉन मास, एंड दैट इज इक्वल टू होता है G M अपॉन R², ठीक है। वैसे यहाँ सभी लोग जानते हैं कि स्मॉल g का मतलब क्या है, ठीक है। अब बाकी तो अब आप खुद ही समझ जाओ, ठीक है, कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ठीक है। इट्स वेरी इजी, और जो जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता देना, ठीक है। लेट्स स्टूडेंट्स वेट, ठीक है, लेट्स वेट।
ओके जयश्री, गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई कर लीजिए। समृति, ओके, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी बता देना जिनका आंसर आ जाए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को अपन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोटा करके अपन यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। द हाइट h at which the acceleration due to the earth gravity differs from g at earth surface by approximately 1%। देखो क्या बोला गया है, ये हमारी अर्थ का सरफेस हो गया, मान लीजिए दिस अर्थ सरफेस। यहाँ पर हम सभी लोगों को मालूम है कि जी की वैल्यू क्या होती है ना। सो इट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर। अगर हम कुछ ऊपर जाएंगे तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन, ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हो कि अगर हम कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो हमारा जी बदल जाता है और ऑफ कोर्स हमारा जी डिक्रीज हो रहा है, राइट। दिस वी कैन वेरी इजली नोट। तो इन्होंने क्या बोला है कि जी डिफर्स फ्रॉम द जी बाय अप्रोक्सीमेटली 1%। तो इन्होंने बोला कि 1% डिफर कर रहा है। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस आ रहा है। तो सीधी सी बात है यार कि जो जी है, जी डैश है, वो कितना हो गया है, 99% हो गया है किसका, जी का। सीधी सी बात है ना, तभी तो 1% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये इसका, ये क्या हो गया, जी डैश क्या हो गया है, अब इसका 99% हो गया है, 100% नहीं है, अब 99% है। ऐसा देखो एक तरीका ये है और एक और भी तरीका है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 99/100 इंटू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये और ये तो यहीं से कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1/r स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू 99/100। तो ये भी कट गया। तो अब आप देखो क्या बच रहा है, तो 100/99 इज इक्वल टू हो गया है 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास इतना बच गया है। अपन अब यहाँ पर क्या करें, तो बच्चों अब आप चाहो तो देखो हाई, अब बाइनोमियल थ्योरम लगाना हो तो लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ठीक है, क्या करें फिर। चलो बाइनोमियल थ्योरम में लगाने के लिए एक काम करता हूँ। देखो आप चाहो तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मन हो तो एग्जैक्टली भी सॉल्व कर लो, बट एग्जाम में शायद कैलकुलेटर नहीं रहता, नेट एग्जाम में, तो आपको कुछ और तरीके तो ढूंढने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस, सो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है, -2। ये सब प्रैक्टिस करने से आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। 1 माइनस, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू, अगर हमारा x बहुत ज़्यादा छोटा है तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, आगे आगे तक जाती है तो हम सिर्फ दो टर्म्स लेंगे, ठीक है, 2h अपॉन आर 99/100। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि सॉल्व करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग देखते चलिए, ठीक है। तो इसको अपन करते हैं यहाँ पर सॉल्व, तो ये अपना हो जाएगा 2h अपॉन आर इक्वल्स टू 1 माइनस 99/100, so that will become 1/100, और h इक्वल्स टू हो जाएगा r अपॉन 100
इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 2 इंटू 100, तो ये दोनों कट गए और ये हो गया 32। गॉट इट? आ गया बच्चों सभी को समझ में? मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है? चेक इट। इज दिस क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है? ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आपसे आता है, ठीक है? ये सोच कर चल रहे हैं। और बेसिकली बच्चों, जितना आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा हुआ है ना, 11th 12th में जितनी मैथमेटिक्स पढ़ी है, उतनी मैथमेटिक्स दरअसल सफिशिएंट रहती है, ठीक है? हालांकि मैथमेटिक्स तो हर कोई हमेशा पढ़ता ही रहता है, कुछ भी आप पढ़ोगे तो मैथ्स हमें पढ़नी ही पड़ती है थोड़ी बहुत, है ना? तो अपन अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपको अब देंगे, आप इस क्वेश्चन को करके देखिए अब, ठीक है? आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन है जेस्ट 2022 का, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है? कोशिश करो करने की। आपके पास यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है? ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं। ए को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है? बी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, सी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैट्रिक्स एम ये लिखी है जो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड गिवन बाय द न्यू वेक्टर्स, तो जो नए वेक्टर्स हैं उनके द्वारा दिया हुआ जो पैरेललोपाइप्ड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर, डोंट वरी बच्चों। देखो, हेल्प ये है कि आप लोग स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट तो जानते ही होंगे, है ना? स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, सो हियर इज द हिंट फॉर यू। तो स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली जैसे ए वेक्टर है, अगर हम इसका बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो इसे अपन कहते हैं ए बी और सी, ये बन जाता है स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, ठीक है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास था, सपोज दैट वी हैव दिस थिंग एज बी, ठीक है? और ये हमारा हो गया सी, ठीक है? तो बी को आपने सी से सी की तरफ मोड़ा, ठीक है? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? पहले एरिया बनता है, और जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? ए से, तो ए आपका ये है, ठीक है? ए इज दिस वेक्टर। जब आप इसका ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बन जाता है? वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है? अब अगर इन्होंने आपसे पूछा है कि आपसे अगर ये पूछ रहे हैं कि हमें वॉल्यूम चाहिए पैरेललोपाइप्ड का, तो आपको इनका क्या करना है? ट्रिपलेट प्रोडक्ट फाइंड करना है। और ट्रिपलेट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि आप उन्हें साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहे हैं, में घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज होती है। धीरज बहुत बढ़िया, ठीक है? सभी लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा राइट आंसर क्या है। हम्म यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास में है ना, एक्सपर्ट फिजिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना एक्सपर्ट फिजिक्स, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लेना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन।
लिंक लिंक मैं दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं अभी लिंक दे रहा हूँ। आप ऐसे ही सर्च कर लोगे ना टेलीग्राम पर तो भी मिल जाएगा आपको। इवन इफ यू विल जस्ट सर्च यू विल गेट इट। एक्सपर्ट फिजिक्स नाम से ही है, एक्सपर्ट फिजिक्स नाम से ही है, जुड़ जाना। लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है बच्चों, लगता है किसी का आंसर नहीं आया है ना, सब लोग फंस गए मुझे लग रहा है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, शायद किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इट इज वेरी इजी। देखो इसमें क्या था, आपसे बोला गया कि वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम अगर आपको चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रिपलेट प्रोडक्ट क्या होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना, बी एक्स बी वाई बी जेड। आपने पढ़ा है ना ट्रिपलेट प्रोडक्ट बच्चों, सी एक्स सी वाई सी जेड, है ना। ऐसे ही निकालते हैं ना ट्रिपलेट प्रोडक्ट आपका, ऐसे ही निकलता है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ट्रिपलेट प्रोडक्ट निकल आएगा। ठीक है, आप ए के कंपोनेंट्स लिख लो, बी के कंपोनेंट लिख लो, सी के कंपोनेंट्स लिख लो, लाइक दिस। ठीक है, यही तो करना है। तो अपन सबसे पहले अपना ए डैश निकाल लेते हैं। तो अगर आप एम का और ए का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये है हमारा 3 into 1 और ये है 3 into 3। तो ये हमारा आएगा, ठीक है, एक सेकेंड, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है लगता है। सो हाउ, ओ ओके ओके, सो दैट विल बिकम 3 into 1। गॉट इट। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, वही मैं सोच रहा था। सो सो दैट विल गिव अस 1। ठीक है, एंड देन इट विल गिव अस 1 एंड दिस विल गिव अस 2। ठीक है, तो ये हमारा ए डैश आ गया। इसी तरह से हम बी डैश निकाल लेंगे। तो बी डैश हमारा मिलेगा सॉल्व करने पर। ठीक है, ठीक है, इट विल बिकम 1 0 and 1। ठीक है, इसी तरह से हमें मिलेगा सी डैश। ठीक है, तो सी डैश आपका ये दिया हुआ है, तो सी डैश यू विल बी गेटिंग, आप चेक कर लो बच्चों। सर लास्ट में कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। सी डैश आपका मिल रहा है 10 3 and 5। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसका जो निकालना है ना, ए डैश बी डैश और ये जो सी डैश है, ये जो आप निकालना चाहते हैं, तो ये आपका आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका हो रहा है 1 1 2। ठीक है, ये हो गया 1 0 1 और ये हो गया 10 3 and 5। अब आप इसे सॉल्व करके देखो 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जस्ट चेक इट क्विकली। इट्स इजी, इट्स नाउ वेरी वेरी इजी। जस्ट चेक इट इफ यू आर गेटिंग और नॉट। आ रहा है आंसर 8 कि नहीं आ रहा, चेक करो थोड़ा, और मुझे बताना। अंडरस्टैंड आंसर सी, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बच्चों अपन चलते हैं सीधे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड बच्चों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आ गया प्रियांक, गुड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ना ये है, अभी भी लोड नहीं हुआ। ठीक है, वेट। ये सब क्वेश्चंस ना एकदम कॉमन क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसे करिए। और ये क्वेश्चन आया था 2022 टीफर में। इट्स ओके प्रिया, 2022 टीफर।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पूछा गया था। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है बच्चों, पूरी तरह से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो, आंसर चुटकी बजाने में आ जाएगा। फॉर्मूला है प्रिया, दैट इज द फॉर्मूला। देखो बता देता हूं मैं आपको, यहां देखिए, दैट इज द फॉर्मूला। अगर आपका ए जो है, ए वेक्टर है, अगर ए एक्स, ए वाई, ए जेड, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। अगर बी वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। अगर सी वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड होते हैं ना। तो ए बी सी, इनका ये जो ट्रिपलेट प्रोडक्ट होता है ना, ये हो जाएगा आपका ए एक्स, ए वाई, ए जेड। डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला ही है। इसमें आपको इसमें अपन को प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है, यहाँ डेराइव नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला। इस एवेल्यूएट करने का फॉर्मूला ही है, तो अपन को इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन को करिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ हिंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे पहली बात तो, चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। देखिए सबसे पहली बात तो जो होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। कोई भी जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है ना, उसके टर्म्स में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो आप लोगों के लिए यहाँ जानना जरूरी है, सॉलिड स्फीयर का इन्होंने कुछ मेंशन किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ड्रॉप। बच्चों जो सॉलिड स्फीयर होता है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये चार्ज स्फीयर है, इसमें चार्ज क्यू है, तो इससे आर दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। बस मेरे ख्याल से इतना ही जरूरत है, इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो अब इसे करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो हिंट मैंने दे दी है, ठीक है, ट्राई। आपको निकालना है नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स इन द ड्रॉपलेट्स। वेक्टर क्वेश्चन की स्लाइड देखनी है स्मृति, श्योर, ये देखिए। अनिकेत ने सॉल्व कर लिया है, गुड। ठीक है, बताता हूं मैं, क्लियर, ठीक है। देखो आप लोगों ने सॉल्व किया है, मेहनत भी की है, ठीक है, तो बता दूं अब आंसर क्या है। देखो इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका राइट आंसर है गलत। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बी, जयश्री ने निकाला है। वेरी गुड, वेरी गुड जयश्री, वंडरफुल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे सॉल्व करें तो करें अब कैसे, है ना। देखो सी,
देखो इसमें बोला है फॉलिंग रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, एक्वायर्स ए यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर। ये एक एयर ड्रॉप है और ये जमीन में गिर की तरफ जा रहा है, गिर रहा है धरती में, ठीक है, और ये गिरने के कारण, ठीक है, इसका इसका जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि ये कुछ निगेटिव चार्ज क्यू जो है एक्वायर कर लेता है, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ एयर। एयर का यहाँ एयर है और इस एयर के फ्रिक्शन के कारण इसने नेगेटिव चार्ज जो है गेन कर लिया है, ठीक है, ओके। इसके बाद उन्होंने बोला है इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 माइक्रोमीटर्स, ठीक है, और इन्होंने बोला है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, कितना है, ठीक है, 101। अब ये सब ऐसा यूनिट्स में दिया है तो हमें कुछ यूनिट कन्वर्जन की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। और ये कितने दूरी पर है, आर हमें कितना दिया है, 10 माइक्रोमीटर्स दिया है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², है ना। तो ये हो गया 101 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/, ठीक है। ये अब हमें एक्चुअली में माइक्रोमीटर्स में दे रखा है इन्होंने, तो ये हमें अब इसके बारे में जो है चिंता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा है 10 × 10⁻⁻6 माइक्रो, ठीक है, स्क्वायर। बच्चों इसकी भी वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 10 × 10⁹ इन ऐसा यूनिट्स, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ Q/10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। बच्चों इस पूरे को सॉल्व करने से Q ज्ञात हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, और यहाँ रख दो आप, Q इक्वल टू होता है NE, ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगा। और आपका जो भी यहाँ पर से सॉल्व करने से आपको मिल रहा है डेल्टा, तो ना N की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा/E। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा इतना, यू विल बी गेटिंग दिस मच एज योर आंसर। सर R is the distance from the sensor, it should be it the okay, ठीक है, आपका कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, हाँ तो आप उतना ले सकते हो, तब भी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर 7 ही आएगा, सो वॉन्ट बी अफेक्टिंग मच, ठीक है, आप ले सकते हो, ठीक है। जो आप आर बोल रहे हो ना, आप आर को 10.5 माइक्रोमीटर्स ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या दैट विल आल्सो गिव यू द सेम, अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग सेम। देखिए कितना डिफरेंस है, डिफरेंस देखिए कितने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, है ना, तो आप ले सकते हो। सर डायमीटर क्यों नहीं लिया, ले लो ना, ले लो, वो इसीलिए दिया गया है। ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 0.5, तो टोटल हो गया 10.5 माइक्रोमीटर्स, वो इसीलिए दिया गया है, आप ले लो, तब भी से आंसर 7 के ही पास आएगा, स्टिल यू विल बी, ऐसा भी करने से आंसर एग्जैक्टली में 7 नहीं आएगा, इट विल बी वेरी नियर टू 7, है ना, इट विल जस्ट कम नियर टू 7, ठीक है। आपको ऐसा ही करना चाहिए, यू शुड टेक लाइक दिस ओनली, ठीक है, सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझ गए आप लोग कैसे करना है, बन जाएगा आप लोगों से, सही बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर समझ में आ गया, बट गलत किया तो हो जाती है बच्चों गलतियां, ह्यूमंस कैन डू मिस्टेक, डोंट वरी।
इसे सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है जेस्ट 2019 का, ठीक है। एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास थी, तो आज इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। कल से अपन लोग स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन बी, ठीक है। देख लो यार, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे यही गलती करते हैं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई एम स्टिल वेटिंग। अनिकेत, ठीक है। अब बच्चों मुझे शायद अब बता देना चाहिए राइट आंसर क्या है ना। ठीक है, देखो, चलो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। और किसी का आंसर आ रहा हो तो बता देना। और देखो, अब अपन और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ओके, कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन रोटेशनल एनर्जी, व्हाट इज द चेंज इन द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द अर्थ इफ इट्स रेडियस सिंक्स बाय 1%। अगर हमारी अर्थ इतनी थी और इसका अर्थ का अगर ये इतना हो जाती है, 1% सिंक हो जाती है, इसका रेडियस जो है वो 1% कम हो गया, मतलब ये हो गया 99% ऑफ आर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि मास सेम रहता है, डेंसिटी भी सेम रहती है। वैसे इम्पॉसिबल है दोनों हो पाना एक साथ, बट इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो इन्होंने हमसे बोला है सो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। तो इसकी ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो बच्चों देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर से इन्होंने परसेंटेज में बोला है निकालने से कि, तो इसका साफ मतलब है कि, इसका मतलब है, ठीक है, इन्होंने हमसे चेंज पूछा है, सो इट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, दैट इज एक्चुअली में परसेंटेज चेंज। जयश्री, हम करते हैं, आप देख लीजिए, अगर कहीं पर भी कोई इश्यू होता है तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो बच्चों इसे दो तरीकों से लिख सकते हो, वैसे तो के एफ माइनस के आई अपॉन के आई लिखा जाता है, बट आप चाहें तो इसको ऐसे भी यहाँ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा,
बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, उससे दोनों में से ही आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से ही यही पता चलना है कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा अच्छे से करके समझा देता हूँ। ठीक है, देखो, सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू है के एफ माइनस के आई अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और परसेंटेज क्योंकि निकालना है तो आप यहाँ पर 100% लगा दो, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। लेट्स सॉल्व। तो बच्चों देखो, अब इन्होंने बोला है कि हमारी जो अर्थ है वो श्रिंक हो गई है। ठीक है, सो अर्थ हैज गॉट श्रिंक्ड। तो अर्थ अगर अपने आप खुद ही श्रिंक हो जाएगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, है ना, एंगुलर मोमेंटम मस्ट कंजर्व। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे। सो इनिशियली उसका जो रेडियस था वो आर स्क्वायर था। ठीक है, आर था, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर मेगा आई, एंड ये हो जाएगा। ठीक है, ये 1% कम हुआ था ना, तो 99%, तो मतलब 0.9 आर होल स्क्वायर। ठीक है, मास ये है ओमेगा एफ का, ओमेगा एफ। ठीक है, सो इट्स सिंपल। तो आप इन इसको सॉल्व कर लीजिए, मास कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, ओमेगा एफ विल बिकम इक्वल्स टू ओमेगा आई अपॉन 0.99 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ सॉल्व करने से मिल जाएगा। अब चलो मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, डेल्टा के अपॉन के। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने ये स्टेप यूज किया है, अगर किसी ने ये स्टेप नहीं किया होगा तो उनका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, इन दैट केस अब चलो यहाँ देखो, तो अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो नया रेडियस है, मैं अभी हैंडेज एक्सेप्ट कर लूंगा बच्चों। ठीक है, जो हमारा नया रेडियस है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो नया रेडियस है, फाइनल रेडियस है, वो हमारा है आर माइनस, ठीक है, 1% ऑफ आर, 1% कम हुआ था ना, तो ये हमारा हो जाएगा आर माइनस आर अपॉन 100। जयश्री बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सो दैट इज 99/100 आर। ठीक है, तो ये हमारा है, हो गया है। ठीक है, 99% हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, 2m2/5, मास चेंज नहीं हुआ है, फाइनल रेडियस हमारा हो जाएगा आर, इसको एफ लिख लो, आर एफ। ठीक है, सो आर एफ का स्क्वायर। ठीक है, एंड ओमेगा एफ हमारा कितना आया है, ओमेगा आई अपॉन 0.99 होल स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी पड़ेगी 1/2। ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा आई का स्क्वायर अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा आई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो निकल कर कट जाएंगी, जैसे 1/2 कॉमन निकल कर कट जाएगा। ठीक है, 2/5 भी कॉमन निकल कर कट जाएगा, मास भी कॉमन निकल कर कट जाएगा। ठीक है, ओके, और ओमेगा आई भी कॉमन निकल कर कट जाएगा। तो जो चीजें सिर्फ बचेंगी वो बचेंगी आर एफ का स्क्वायर
अपॉन 0.99 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मास कट गया था, अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना ही बचेगा बच्चों, ठीक है। आपको इसे क्या कर लेना है, इसको ना आपको सॉल्व करना है बच्चों। एक बात तो समझ में आ ही गई है आपको, ठीक है, कि दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है, दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर में डिनोमिनेटर छोटा है ना, 1 से छोटा है, तो ये फैक्टर बड़ा हो जाएगा। सो इसका साफ मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इज पॉजिटिव। इसका मतलब परसेंटेज चेंज अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई आपको बच्चों? क्योंकि ये फैक्टर पूरा पॉजिटिव है, इस कारण से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि हमारा ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई? या तो ए होगा या तो बी होगा। डिड यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट बच्चों? कि या तो ए होगा या तो हमारा बी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, मगर सी और डी नहीं हो सकता है। ये थोड़ा बच्चों देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आंख बंद करके बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमारा हमेशा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारा आंसर ऑप्शंस को देखते रहो कि कुछ करके ऑप्शन से कुछ पता चल रहा है क्या। अब हमें पता चल गया है कि हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आर एफ की जो वैल्यू है ना वो रख देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो है आर एफ की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो आर एफ की वैल्यू जो है वो है 0.99 आर। तो ये हमारा हो रहा है 0.99 का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर का स्क्वायर अपॉन ही आर का स्क्वायर। अब बच्चों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, है ना। तो अपन को अब यहाँ समझना पड़ेगा कि अपने हाथ कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, है ना। और वो मिस्टेक कहाँ हुई है, बस वही चेक करना है। अच्छा, मिस्टेक पकड़ में आ गई है यहाँ पर एक्चुअली में स्क्वायर एक पहले से था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पावर 4 आएगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अभी है 0.99 के ऊपर पावर 4, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो इसे सॉल्व करने पर अब हमारे पास बच रहा है, तो ये देखो आर स्क्वायर भी हर जगह से कट जाएगा, तो इसमें हमें बचेगा सिर्फ 0.99 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। इसी को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करके मुझे बताओ ना कितना आ रहा है, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करो आप और मुझे बताओ कि आपके हाथ इसे सॉल्व करने पर, ठीक है, +2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक्चुअली पूरा सॉल्व करो एंड लेट मी नो कि +2% आर यू गेटिंग और नॉट। थोड़ा सॉल्व करिए बच्चों और मुझे बताइए, ठीक है। अभी सॉल्व करिए। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आएगा, बट वो आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। जस्ट ट्राई टू डू एंड लेट मी नो। मतलब +2% आने का मतलब है कि -0.02 जो है आना चाहिए। जब आप सॉल्व करोगे तो -0.02 आना चाहिए। और चेक करके बताओ तुम, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, ठीक है। तो जयोश्री ने कैलकुलेट कर दिया है, वेरी गुड जयोश्री। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि आंसर जो है वो आ रहा है, ठीक है। आंसर जो है वो आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक है। प्रिया ने तो पूरा ही बोल दिया है, 0.02 ही आ रहा है। बच्चों सबको समझ में आ गया है कैसे किया जाना था, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। और आज हमने काफी क्वेश्चंस आप लोग को करा दिए हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। कल कल से स्टार्ट होगा 1D 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और असली पढ़ाई कल से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। जो भी चीजें पूछनी हो हैंड रेस कर लेना है, ठीक है। बच्चों आज की क्लास बस अब यहीं तक है, ठीक है। हाँ, अब जिन लोगों के डाउट्स हैं वो लोग रुक जाएंगे, बाकी लोगों को अगर जाना है तो जा भी सकते हैं, ठीक है। ओके, बट क्योंकि अब हम कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ डाउट सॉल्व करेंगे जो भी बच्चों के हैं।
धीरज, नेट में कैलकुलेटर नहीं होता है, और अगर होगा भी तो वो ऑनलाइन पेपर होता है, तो वो ऑनलाइन ही मिलेगा। बट फिलहाल तो पेपर अभी लास्ट टाइम तक का रिकॉर्ड ये है कि नेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। ठीक है, हाँ जयश्री बोलिए। प्रिया, जयश्री की बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं बोल रही थी कि अगर वो श्रिंक करते हैं खुद से वो रेडियस, तो टॉर्क नहीं लगेगा क्या कोई भी? देखो, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है ना, वो खुद से श्रिंक हो रही है, खुद की ग्रेविटी के कारण श्रिंक हो रही है ना। तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। ठीक है, जो भी है सब इंटरनल है। तो जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होता है, ठीक है, तब हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाता है। गॉट इट? अच्छा, मतलब अगर वो खुद अर्थ का कुछ कोई इंटरनल टॉर्क होगा तो उसके लिए कुछ मतलब नहीं होता है? हाँ, क्या रहता है कि अर्थ के अंदर कितना, अर्थ अर्थ ऐसे आइसोलेटेड बॉडी, उसके अंदर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होना चाहिए। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने एक एग्जाम्पल तो पढ़ा ही होगा, कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, और वो अगर इस तरह से हाथ फैलाकर जो है घूम रहा है, ठीक है, तो अब अगर ये अपने हाथों को क्या कर लेता है, पास में ले आता है इंसान, ठीक है, तो इन दैट केस क्या हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है इसकी स्पीड? वो इसलिए बढ़ जाती है इसकी स्पीड क्योंकि इसने इसका अपना रेडियस कम हो गया, और रेडियस कम हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ानी पड़ती है। देखो ये होता है हमारा एल इक्वल टू होता है आर पी, आर एम वी आर स्क्वेयर एम ओमेगा। ठीक है, अब अगर आप देखो कि इस वाले केस में जो है, सो ओमेगा वन आर टू स्क्वेयर एम ओमेगा टू स्क्वेयर ओमेगा टू। अब देखो, कायदे से ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है, इन दोनों को बराबर होना है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस कारण से आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पर रेडियस कम कर दिया है तो एंगुलर स्पीड को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों बराबर रह सकते हैं। ठीक है जोश्री, जी सर। तो जब हम क्योंकि अब देखो यहाँ पर इसने जो भी टॉर्क लगाया था वो सब इंटरनल था, है ना, इट वाज ऑल इंटरनल। तो इंटरनली कोई भी टॉर्क लगे, कोई भी फोर्स लगे, उससे मतलब नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल। ठीक है, जी सर, क्लियर। थैंक यू सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। समृति, आप क्या बोल रहे हो? सर पोल का फीचर अपडेट होगा क्या? पोल का फीचर में के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, अपन देखते हैं क्या होता है। मैंने उनको बताया कि पोल का फीचर सर आप लोगों के में ज़्यादा बेटर है नहीं। बाकी मैं यहाँ से एक बार फिर से देखता हूँ कि पोल में कुछ हुआ है क्या। पोल में कुछ नहीं है, बेसिकली पोल का फीचर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे अगर पोल क्रिएट करना है तो यहाँ पर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट आई हैव सेंट द पोल। ठीक है, पोल आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट आंसर भी पता नहीं चल रहा होगा कि क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसलिए मुझे इसका पोल का सिस्टम बहुत अच्छा तो नहीं लगा है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ से पोल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है समृति, जैसे ही पोल का फीचर अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। और ठीक है, फिलहाल तो पोल का फीचर बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बट हो सकता है फ्यूचर में अपडेट आ जाए। ठीक है, एक अच्छा अपडेट आ जाए। अब हम थोड़ा हैंड रेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो प्रिया, प्रिया का हैंड रेज है, थोड़ा प्रिया से पहले बात कर लेते हैं। ठीक है अनिकेत? हाँ प्रिया बोलिए। सर मुझे आपसे नोट्स का पूछना था कि किस वे में बनाना है नोट्स को। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना डेली बेसिस पर, जो क्लासेस पर, तो जो हम लोग नोट्स बनाते हैं वो किस तरह बनाएं? मीन्स जो आप डेली क्लास में पढ़ाते हैं उस पर का की पीडीएफ से भी बना लें? ओके, देखो पीडीएफ से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। ठीक है, देखो हम जितनी भी लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, इन सभी के नोट्स बनाने हैं आपको। यस सर।
अब आता है असाइनमेंट्स प्लस, ठीक है, पीडीएफ ऑफ बुक्स, है ना, मतलब जो टाइप्ड पीडीएफ है, जो हम आपको टाइप करके देते हैं। देखो ये एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए है। हम लाइव क्लास में आपको जो पढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है, आप समझ सकते हो, दैट इज लिमिटेड, क्योंकि एक लाइव क्लास में हम कितने ही क्वेश्चन कराएंगे, उतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास और नोट्स आप बनाओ, इसमें हम लाइव क्लास में हम जो क्वेश्चंस कराते हैं वो भी करो। अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, तो इन दैट केस आप सिर्फ लाइव क्लास और नोट्स के बनाते, लाइव क्लास के नोट्स बनाते जाओ, लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करते जाओ, ठीक है। बट अगर आपको और अच्छी लेवल में तैयारी करनी है, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स का ज्ञान अर्जित करना है, लेना है, तो फिर आप असाइनमेंट्स करो और पीडीएफ सॉल्व करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी जेस्ट का पेपर देना चाहते हो, ठीक है, तो जेस्ट का पेपर डिफिकल्ट होता है, वो तभी बनेगा जब प्रैक्टिस होगी। आप अभी अगर टीफर का देने जाओगे तो वो नहीं बनेगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। इनफैक्ट अगर आप CSIR नेट का भी पेपर करने जाओगे तो वो उतनी आसानी से नहीं बनेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। इसीलिए हम एक्चुअली में एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं। बट अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मेरा सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार जो है क्वांटम पढ़ लूंगी, है ना, तो फिर इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हो कि अभी फिलहाल में लाइव क्लास और उसके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, बाकी असाइनमेंट्स जो हैं अभी इन्हें छोड़ दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। बट इसमें आपकी थोड़ी सी तैयारी वीक हो जाएगी और कुछ होगा नहीं, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी अगर आप लाइव क्लास और नोट्स बनाओगे तो भी आपका कंटेंट तो कवर होगा ही, बट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होगा जितना इस केस में होता है, क्योंकि आप कुछ चीजें छोड़ रहे हो, है ना। बस और कुछ नहीं है, इतना ही है प्रिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगर अभी आप MP सेट के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है मेरा सेट का एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो अभी फिलहाल इतनी तैयारी इसके साथ आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट्स को अभी थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, तो चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक्सेस तो आपके पास रहेगा ही कोर्स का, है ना, आप उसको तो बाद में भी असाइनमेंट्स कर सकते हो चाहो तो। बट मेरा देना इसलिए रहता है मुझे कि अगर हर टाइप के बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो IITs में पढ़ रहे हैं, जो बहुत हाईली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी बहुत डिटेल में करना चाहते हैं, तो हमें देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर उनकी तैयारी हाई लेवल की रहती है, तो अलग अलग एग्जाम्स देना है, किसी को ऑल इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर लाना है ना, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर ये सब जरूरी होता है। अगर आपको बहुत अच्छा, अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है चल जाएगा ठीक ठाक रैंक से, बट अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर चाहिए, यू हैव टू डू, आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, क्वालिफाई करना है हो जाएगा इससे, ठीक है, ठीक है, बट श्योरिटी उतनी नहीं रहेगी, ठीक है, बट अगर आप ये करते हो तो आप बहुत ज्यादा श्योर हो जाओगे, आपकी ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब ऐसे टीचर हम तो आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। अब ये एक ऐसे स्टूडेंट आप हो कि अब आप कितना टाइम दे सकते हो, है ना। नो सर, जैसे आप क्लासेस में क्वेश्चन कराते हैं वो भी ठीक, असाइनमेंट भी हो जाता है, लेकिन जो बुक का PDF है ना, उससे नोट्स बनाने में बहुत अच्छा प्रॉब्लम आ अच्छा, रही है। तो उसके लिए भी वेलकम मीठी, तो ठीक है मीठी, इट्स ओके। तो उसके लिए प्रिया ऐसा करो, मैं आपको बता देता हूँ, तो बुक का जो PDF है ना वो सिर्फ आपके लिए ऐसे रीडिंग के लिए है, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ सकते हो, उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लाइव क्लास में तो सब पढ़ाते ही हैं, तो PDF से को स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो लेकिन हम उस इसलिए क्वेश्चन दे सॉल्व करते हैं, हाँ वो तो PDF हम, में भी रहते हाँ हैं। PDF में फॉर्मुलेट होते हैं, वो तो हम इसलिए देते हैं कि किसी बच्चे को अब हमने इतना सारा वीडियो में पढ़ा दिया, अब किसी के पास इतना सारा टाइम नहीं है पढ़ने का, PDF देखने का, मतलब किसी का वीडियो देखने का टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक वीडियो आप देख सकते हो दे 1-2 घंटे का हो जाता है। तो अगर किसी को टाइम नहीं, किसी को रिवीजन करना हो तो वो रिवीजन कर सकता है, क्योंकि हम जो लाइव क्लास में पढ़ाते हैं वही सब PDF में लिखा होता है ना, तो रिवीजन के लिए अच्छा है वो, दैट इज एक्चुअली फॉर द रिवीजन। आपने पूरी लाइव क्लास अटेंड कर ली, अब आपको लग रहा है यार कि सर ने क्या पढ़ाया है 3-4 लाइव क्लास में, तो वो समरी के रूप में से पढ़ लो, दैट इज द समरी,
ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ एंड करते हैं मेरे ख्याल से। अनिकेत आप हैंड रेस करना चाहते हैं? नहीं तो फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, अनिकेत का हैंड रेस आ गया। हाँ श्योर, धीरज मैं आपका भी कमेंट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। धीरज जस्ट वेट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ अनिकेत बोलो। हाँ सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलो, आराम से बोलना, ठीक है। हाँ सर, एक्चुअली सर मतलब लेक्चर क्लियरिंग डाउट नहीं था, जनरल डाउट था कि सर अभी जैसे गेट क्लियर हुआ ना सर, लेकिन सर मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि कहाँ और कैसे अप्लाई करूँ। और सर मेरे दिमाग में ये भी एक ख्याल आ रहा है कि इन द सेम टाइम कि एक प्रोजेक्ट करूँ कैसे, मतलब जहाँ से मैंने एमएससी किया वहाँ पे टीचर, वहाँ पे फैकल्टी से बात करके वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करूँ एक्सपीरियंस के लिए। और ये दूसरी चिंता ये भी है कि शायद इससे आने वाले नेक्स्ट के प्रिपरेशन में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। देखो आपका मेरे ख्याल से एमएससी का लास्ट ईयर चल रहा है, राइट? नहीं तो मेरा एमएससी क्लियर हुआ, मतलब एमएससी हो गया। अच्छा, एमएससी कंप्लीट है ना? हाँ सर। तो आप शायद प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नहीं प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट नहीं करूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं प्रोजेक्ट अभी करूँ क्या। अच्छा, आप इसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है, यू आर जस्ट प्लानिंग, ठीक है। और फिर अब आपको लग रहा है कि CSIR का और नेट का क्या करें, CSIR नेट का और गेट की तैयारी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, है ना? राइट। सर गेट क्लियर हुआ है मेरा। गेट क्लियर है, हाँ सर। तो CSIR नेट के लिए आप सोच रहे हैं ना, तो गेट को अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है ना, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ अनिकेत, आप प्रोजेक्ट में अगर जाओगे तो प्रोजेक्ट में जाओगे ना, तो प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता है। अब आप बोलो, मैं बताता हूँ किस टाइप के काम करने पड़ेंगे। जैसे कि उनका जो रिलेटेड वर्क होगा तो उनको बोलेंगे लिटरेचर पढ़ो, ठीक है। उनका जो भी प्रोजेक्ट का वर्क होगा उसमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जाएगा। और जब दिमाग में आपकी कोई चीज भर जाएगी तो फिर सीधी सी बात है कि नहीं, अब आपको फिर नेट का पढ़ोगे तो फिर वो बोझ लगेगा, है ना? क्योंकि एक बार अपने पास एक दिन में एक लिमिट होती है कि अपन 2-3 घंटे पढ़ लिए, तो फिर उसके बाद कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है ना? अगर आपने 2-3 घंटे अपना दिमाग कहीं लगा दिया तो फिर आपको फिर 2-3 और घंटे पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, फ्रेश माइंड खत्म हो जाता है। तो और फिर उसके बाद उनका जो भी और भी वर्क होगा, कंप्यूटर वर्क होगा, ठीक है, मतलब आपको जो भी सॉफ्टवेयर वो बोलेंगे, आपको जो मैं उसमें टाइपिंग करनी पड़ेगी, जो भी वर्क होंगे, तो इन सभी में टाइम तो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी नेट की तैयारी में असर पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप जो है, अगर आपको प्रोजेक्ट करने का बहुत ज्यादा मन है तो फिर आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, फिर आपको नेट के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके टाइम निकाल कर पढ़ना पड़ेगा, मगर आपका कॉम्प्रोमाइज तो होगा, है ना? हो सकता है कि आपका एक बार में ना क्लियर हो तो आपको दूसरी बार भी नेट की तैयारी करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो अब आपका टाइम बढ़ जाएगा, वहां जहां जब आप पूरा दिन फ्री हो तो एक दिन में आप 3 लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, है ना? तीन तीन क्लासेस भी अटेंड, 3 कोर्सेज एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। बट वहीं अगर आप प्रोजेक्ट में फंस जाओगे तो फिर एक ही कोर्स को कंप्लीट करने में टाइम 2-3 महीने लग जाएंगे। और वहीं अगर आप डायरेक्टली सिर्फ तैयारी बस कर रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या होगा कि 2 महीने मतलब एक साथ 3-3 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज तो होगा अगर आप प्रोजेक्ट करोगे, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब वो आपके ऊपर है कि आप करना, अगर बहुत मन है तो कर लीजिए, मगर कॉम्प्रोमाइज तो होगा। हाँ सर, एक्चुअली मैंने क्या है सर बहुत कि प्रोजेक्ट करूँ क्योंकि एक्सपीरियंस भी लेना है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी। तो अभी आपको मतलब फाइनेंशियल जरूर रिक्वायरमेंट हो तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप मेरा तो कहना यही होगा कि नेट ही की तैयारी कर लो फिर।
बट क्योंकि नेट एक बार क्लियर हो जाएगा तो लाइफ टाइम के लिए हेल्प हो जाएगी। बट अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर क्योंकि हर चीज देखनी पड़ती है। जी सर, एक्चुअली सर मैं क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आपकी आवाज बहुत ब्लर हो जाती है, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने हेडफोन डाले हैं। अच्छा, आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अनिकेत क्लियर हो गया है ना आपको? ठीक है, तो आप अगर जरूरत है तो प्रोजेक्ट कर लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर नहीं हो तो आप नेट की तैयारी कर लो। दोनों में ऐसा है कि हर चीज में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, प्रोजेक्ट भी करोगे तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नेट भी करोगे तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि अब आपको ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसे रखनी है, देनी है। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है। आपने मुझसे जो पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है निकेत, जी सर। ठीक है, ओके। ठीक है अनिकेत, मैं धीरज को रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, धीरज का भी क्वेश्चन है। तो धीरज आप पूछ रहे हो सर अभी एमएससी स्टार्ट नहीं हुआ, जून सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? धीरज, नेट का फॉर्म फाइनल ईयर के बच्चे ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में है तो एलिजिबल तो नहीं है, और इसके बारे में अब आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्म फिल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसका फॉर्म देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपका डेटा रख लें और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो कि आप एलिजिबल नहीं थे तब भी आपने फिल कर दिया, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे तो कई लोग ऐसा करते हैं कि पेपर दे देते हैं फर्स्ट ईयर में भी, ये देखने के लिए कि कैसा पेपर होगा, एक आइडिया लेने के लिए। तो ठीक है, बट आप नेट का जो मेन जो होता है वो फाइनल ईयर में ही रहता है। ठीक है, फाइनल ईयर या एमएससी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है धीरज, तो बाकी आपकी बहुत अच्छी बात है, आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी हो तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, बाकी आप एक बार और चेक कर लीजिए नोटिफिकेशन में, ताकि आगे कोई आपको प्रॉब्लम या इश्यूज ना हो। ठीक है, ओके बच्चों, मुझे लगता है सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो मैं यहाँ क्लास एंड करता हूँ। ठीक है, टेक केयर, बाय।